सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के लेक्चर फर्स्ट के बारे में, जो कि अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है फ्रिक्शन का। इसके बाद और 2 लेक्चर आ सकते हैं फ्रिक्शन के, और पूरा का पूरा फ्रिक्शन अच्छे से ख़त्म करेंगे आज। तो चलो यार शुरू करते हैं फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है? Whenever an object moves or tends to move, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा या मूव करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है, ऑन ए रफ सरफेस, सिर्फ और सिर्फ रफ सरफेस में, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो मतलब सरफेस जो है उसका मोशन रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसी रेजिस्टिव फोर्स को बोलते हैं रेजिस्ट, मतलब वो फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक्ट कैसे करता है? ये हर जगह एक्ट करता है, हर एक रफ सरफेस पे एक्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये एक्ट क्यों करता है। ठीक है, तो इसके 2 पहलू हैं, हर सिक्के के 2 पहलू। सोचा पहले तू कह लो। चलो, तो सबसे पहले जो है पहला पहलू ये है कि ओल्ड व्यू, मतलब बुढ़ऊ लोग कैसे देखते थे, ये क्यों होता है करके, ओल्ड व्यू। और दूसरा है मॉडर्न व्यू, कि क्यों होता है उसका मॉडर्न तरीका, कि पहले कुछ और सोचा जाता था होने का कारण, आज कुछ और सोचा जाता है। मतलब क्या ओल्ड व्यू, मतलब क्या, मतलब पहले कैसे देखते थे इस चीज़ को? तो चलो दिखाता हूँ। ओल्ड व्यू का मतलब क्या है कि पहले क्या सोचा जाता था कि ऐसे करके जो है, मान लेते हैं कि ये कोई चीज़ है ऐसे रखी हुई है, ये किसी सरफेस पे, ठीक है। तो अब मैं इसको जूम करता हूँ, ये किसी सरफेस पे रखा है ऐसे करके, अब मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, जूम, ठीक है। अब मैं इसको जूम किया, अब क्या होगा? जूम किया तो बुढ़ाऊ लोग क्या सोचते थे कि इसका जो सरफेस, एकदम जोर से जूम किया तो इसका जो सरफेस है वो ऐसे 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 करके है, ठीक है, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जूम किया तो, ठीक है। और इसका सरफेस ना, और उन लोग क्या सोचते थे कि ये जो ज़मीन है उसका सरफेस कैसा है, ये रेड वाले से दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो दोनों ऐसे खांचे की तरह अटक जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे एकदम एकदम जूम करो जोर से तो, ठीक है, जूम 20x लिख देते हैं, ठीक है, इसको ये तो ऐसा टाइप का कुछ है जो कि अटक जाता है। इस अटकने के कारण से जो है बॉडी आगे पीछे नहीं कर पाती है। ये जो है ये गलत है, ये ओल्ड व्यू है, ये गलत है। मॉडर्न व्यू क्या है कि जब अपन जूम किए, इसको जूम किए तो क्या पाया कि इनके बीच में जो है, इसके इस ब्लॉक के पार्टिकल और इस ज़मीन के पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता है, जैसे मान लेता हूँ ब्लॉक के पार्टिकल को ब्लैक से बनाता हूँ, ऐसे 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 करके, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ब्लॉक के पार्टिकल है, और ज़मीन के पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बॉन्ड्स बन जाते हैं इनके बीच, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलरली, अंदर ही अंदर में, ठीक है। इसी अंदर ही अंदर बॉन्ड के कारण जो है बॉडी चल नहीं पाती है। अब बॉडी चल नहीं पाती है तो अपने को फोर्स लगाना पड़ता है, तो फोर्स लगाते हैं ना, तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बॉन्ड्स के कारण जो है फ्रिक्शन क्या बोलते हैं आ जाता है, मतलब एकदम वो बॉडी को रेजिस्ट करने लग जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये है ब्लॉक के पार्टिकल, ब्लॉक पार्टिकल, और ये है ग्राउंड पार्टिकल, जीपी, ठीक है। तो ग्राउंड पार्टिकल और ब्लॉक पार्टिकल्स के बीच में क्या आ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसी कारण जो है ये रेजिस्ट करने लग जाता है, और ज़्यादा फोर्स देने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और अपने आप अपना जो बॉडी है वो चलने लग जाता है, ठीक है। अब इसका मैं जो हूँ एक वो दिखाने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है।
अब जो है मैं क्या किया, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या इसमें भी फ्रिक्शन है? हाँ, इसमें भी फ्रिक्शन है क्योंकि ये रफ सरफेस है। ठीक है, ऐसे ही टाइप का फ्रिक्शन वर्क करता है। तो फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, मतलब सरफेस कितना स्लाइडिंग है या फिर कितना ज़्यादा खुरदुरा है उस पर। ठीक है, दूसरा फ्रिक्शन डिपेंड करता है फोर्स विथ विच टू सरफेस आर प्रेस्ड, मतलब इन दोनों के बीच कितना फोर्स है। अगर ये ज़्यादा फोर्स होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा, मतलब क्या बोलते हैं, अगर ये ब्लॉक ज़्यादा मास का होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि नीचे फोर्स mg ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उस फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, हाँ वही मास पे भी इसीलिए करता है। और फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो अपन जानते हैं ना, ऊपर की तरफ जो लगता है वो उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों का ले लो स्क्रीनशॉट। ये क्यू होता है, ये उसका उदाहरण है। ठीक है, इसमें फिट हो जाता है ऐसा टाइप का, लेकिन ये गलत था। मॉडर्न व्यू ऐसा है कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाते हैं और वो ज़्यादा फोर्स लगाने से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करते हैं यार फ्रिक्शन के टाइप्स और उसके टाइप्स में होते क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बेसिकली होते हैं 3 टाइप। पहला होता है फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है, जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या, अंदर ही अंदर होता है। ठीक है, ये सब अपन फ्लूइड में पढ़ेंगे, इंटरनल फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अभी तो अपन सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ड्राई फ्रिक्शन के 3 पार्ट, पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिंग द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, या फिर बोल सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बिफोर स्लाइडिंग। मतलब क्या, मतलब अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, जैसे कि ये 2 बॉडी है। ठीक है, अब जो है मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये स्लाइड नहीं कर रहा है, और फोर्स लगा रहा हूँ ये स्लाइड नहीं कर रहा, और फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हल्का हल्का स्लाइड करना चालू कर रहा है। ये देखो, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा था तो कुछ ज़्यादा फोर्स लगाया तो ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा था? उस समय इसके ऊपर जो है एक फोर्स लग रहा था जो कि फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। लेकिन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर बॉडी चलना चालू नहीं हुई है, बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, और अपन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट फोर्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बॉडी नहीं चल रही है, उसी फोर्स पे लगा हुआ है उस बॉडी पे, तो उस समय में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या, मेरे को समझ में आ गया सीधा सीधा कि अगर कोई बॉडी ऐसे है, इधर फोर्स F लग रहा है लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इस तरफ इसके स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, F स्टैटिक। ठीक है, F स्टैटिक। और जो है ऊपर जो है नॉर्मल लगेगा और जो है नीचे mg लगेगा। तो अब ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नॉर्मल के। ये अपन देखे थे अभी जब अपन इधर पॉइंट बात कर रहे थे अभी 2 मिनट पहले। ठीक है, तो अपन देखे थे कि फ्रिक्शनल जो है नॉर्मल पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर अपन को इक्वल्स टू में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो इक्वल्स टू म्यू एस एन। अब ये म्यू एस क्या है नया? ये जो है म्यू एस, ये है कांस्टेंट जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है ये, या फिर इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन है। म्यू पढ़ते हैं ना इसको, म्यू एस। ठीक, तो ये हो गया पूरा का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन का बात। अब बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये क्या होता है? तो देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीधा सीधा अब मैं फील दिलाता हूँ। मान लेते हैं कि ये 2 बॉक्स है, ये ग्राउंड है, ये ऊपर है, ठीक है, इनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है। अब जो है मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ इधर की तरफ। ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया। एक लार्जेस्ट फोर्स के बाद ये मूव करना चालू कर देगा। देखो 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 देखो,
मैं फोर्स लगाया कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा हूँ फोर्स, ओ हो, मतलब एक जो है लार्जेस्ट फोर्स के बाद वो जो है आगे बढ़ना चालू कर देता है, ठीक है। तो उस फोर्स के समय जब वो लार्जेस्ट फोर्स लग रहा होता है उस समय एक लार्जेस्ट फ्रिक्शन लग रहा होता है उसमें, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या, मतलब जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है तो बॉडी उस समय मोशन में नहीं आई रहती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जैसे ही कोई भी हल्का सा और फोर्स लगता है तो बॉडी तुरंत ही मोशन में आ जाती है। समझ रहे हो, मतलब क्या, मतलब ये देखो, मतलब मैं इसको ऐसे किया, अब मैं मैक्सिमम फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, अब इसके बाद और मैं फोर्स बढ़ाऊंगा ना अपनी उंगली पे तो ये जो है मूव करना चालू कर देगा, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ अपनी उंगली पे फोर्स, ठीक है। तो इस समय में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं हल्का सा भी फोर्स बढ़ाऊंगा तो ऐसे करके मूव करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन अभी मूव नहीं कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स लगाया हूँ, तो इस समय में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। मतलब क्या ना, मतलब इस समय में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा, जब बॉडी रेस्ट पे होगा लेकिन उस पर फोर्स जो है मैक्सिमम लग रहा होगा फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इसको F इसीलिए एफ एस मैक्स भी बोलते हैं, एफ एस मैक्स, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद जो है कोई भी बॉडी जो है चलना चालू कर देगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मान लेते हैं कोई बॉडी है ऐसे करके, इस पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है। अब मैं इस F फोर्स में थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये आगे बढ़ना चालू कर देगा। अभी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, जब मैं इस पर मैक्सिमम फोर्स लगा हुआ है तो यहाँ पे F लिमिटिंग लगता है। जब वो आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन थोड़ा सा भी एक और हल्का सा फोर्स लगा तो ये आगे बढ़ना चालू कर देगा कॉन्स्टेंटली इधर, ठीक है। तो फ्रिक्शन उस समय लगता है तो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब एकदम मैक्सिमम, एकदम जैसे हल्का सा भी फोर्स और लगेगा उस पर तो वो बढ़ना चालू कर देगा, और उस समय में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू नॉर्मल भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए म्यू लिमिटिंग क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये म्यू एस मैक्स मतलब फ्रिक्शन मैक्स है ये, इसीलिए इसमें भी जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ही यूज़ करते हैं इसका फॉर्मूला बनाने के लिए भी, ठीक है। होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। द फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग। अब चुपचाप क्या है, अब देखो, अब अभी जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं फोर्स लगाया, थोड़ा फोर्स लगाया हूँ तो भी स्टैटिक, अब जो है मैक्सिमम फोर्स लगाया हूँ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो है ये मोशन में आ जाएगा ना, तो जब ये मोशन में आ जाएगा तब इस पे जो फ्रिक्शन लगता रहेगा वो लगेगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये मूव करेगा जब, तो ये इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है अभी इस तरफ नहीं, इस तरफ, क्योंकि फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो बॉडी जब भी मूव करेगी, जब मूव करते रहेगी बॉडी, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसके ऊपर उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, मतलब रेस्ट पे रहेगी बॉडी तो अलग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, लार्जेस्ट पॉइंट पर अलग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और मूव करते रहेगी तो अलग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल यही, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ब्लॉक है ऐसे, इधर फोर्स लग रहा है और इधर ही ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस समय में जो है फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये नॉर्मल, ठीक। तो इसको भी अपन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल। अब म्यू क्यों क्या है, कांस्टेंट है, या फिर इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब एक चीज़ और सुनना मेरी बात, ठीक है। म्यू के की वैल्यू मैक्सिमम केसेस में जो है लेस देन 1 रहती है, म्यू के इज लेस देन 1 यार, फॉर
मैक्सिमम वैल्यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल वैल्यूज, या फिर फॉर ऑल वैल्यूज ही कर लो यार, वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ऑल कंडीशन, ठीक है। मैक्सिमम क्या रहेगा, म्यू के का वैल्यू 1 से नीचे ही रहेगा। अब जो है मैं म्यू एस और म्यू के और जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इन सब के बीच जो है रिलेशन बताने वाला हूँ। तो इन सब में जो ये जो 3 फ्रिक्शन है, इन सब में सबसे बड़ा जो भाई है, मतलब सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन है वो कहाँ बताऊँ, तो सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन है इन तीनों में, एक सेकंड फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ, तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है इसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन से भी बड़ा होता है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन से भी बड़ा होता है। अब तुम लोगों को लगे कैसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो भी तो ये नहीं मूव कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग ये बात सोच के देखो कि ये जो 2 ब्लॉक है, मैं इस पर एक फोर्स लगाया ऐसे करके, अब मैक्सिमम फोर्स आ गया, अब इस पर और उस मैक्सिमम फोर्स के बाद अब और थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ तो मूव करने लग जाएगा। तो मूव कराने के लिए अब मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है जितना कि स्टार्ट कराने के लिए देना पड़ता था। इसीलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। होप कि ये भी समझ में आया होगा। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ, एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक और एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ एस, स्टैटिक से भी बड़ा होता है, ठीक है। अब इनके पीछे ग्राफ बताता हूँ मैं, इन सब का ले लो तुम लोग तब तक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब जो है अपन ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड फोर्स, कितना फोर्स लगाने ब्लॉक पे और किस हिसाब से फ्रिक्शन चेंज हो रहा है उसके बीच में अपन ग्राफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने ग्राफ में फ्रिक्शन इधर है, फोर्स इधर है। तो फ्रिक्शन जो है, मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है, पहले अपन इसको फोर्स दिए इधर की तरफ F, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है अपन F का वैल्यू और बढ़ा दिए, F डैश कर दिए, तो यहाँ O से लेके A तक का ग्राफ बन गया। मतलब क्या, F डैश कर दिए फोर्स, लेकिन अब भी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इतना फोर्स है F डैश कि इसके बाद थोड़ा सा भी और फोर्स लगाऊंगा ना मैं ऐसे करके, तो बॉडी अपने आप मूव करना चालू कर देगा। मतलब ये जो F डैश फोर्स है, ये वाला फोर्स है, इसको लिमिटिंग फोर्स बोलते हैं। और इस समय में जो फ्रिक्शन लग रहा है ए पे, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, तो अभी तक क्या लग रहा था ओ से ए तक, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, रेस्ट में था तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ग्राफ ऐसा बना, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था उसे। अब ए से बी तक में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो है चलना चालू कर देगा और फोर्स बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली ग्राफ फ्रिक्शन और फोर्स का, इस प्रकार बनता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। तुम लोग बोलोगे यार हमेशा अपोजिट करता है, हाँ, लेकिन अपन देख लेते हैं फिर भी। तो अगर मान लेते हैं कोई ब्लॉक ऐसा है और इसको इधर फोर्स मिल रहा है, तो अपन इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं अलग अलग। तो ये हो गया ब्लॉक, छी कितना गंदा ब्लॉक बना है, ठीक है, ये ब्लॉक, और ये जो है ज़मीन, ये ऐसे करके, ये ज़मीन और ब्लॉक इसमें रखा रहता था। तो फोर्स इधर लग रहा है, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए। तुम लोग बोलोगे अपोजिट साइड में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लॉक पे फ्रिक्शन इसी तरफ लगता है, अपोजिट साइड फ्रिक्शन इसमें लगता है, सरफेस पे। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है।
फोर्स ऐसे लगाऊंगा किसी भी ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इधर लगेगा, लेकिन ज़मीन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो अपोजिट साइड में लगेगा। ये ठीक कुछ ऐसा ही है कि ऐसे कोई ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल फोर्स इस पे, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगता है, लेकिन ज़मीन पे नॉर्मल फोर्स नीचे लगता है। उसी प्रकार इक्वल और एक अपोजिट फोर्स लगेगा इसकी तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन जो अपोजिट में रहता है ना, वो ग्राउंड पे लगने वाला फ्रिक्शन है, समझ रहे हो। अगर बॉडी, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ बनाना चाहूँगा मैं, तो फ्रिक्शन फोर्स के साथ ही लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा होता है। अब इसकी बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। 1 2 3 और ये 4 ठोक दिया हुआ है मेरे को, अब चारों निकालना है, चलो देखते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला केस देख लेते हैं ऐसे करके। तो देखो ये रेस्ट पे है, तो इधर लग रहा है mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा लग रहा है तो इधर गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि यह सरफेस रफ है। तो इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, वो भी कौन सा, स्टैटिक, क्योंकि ये रेस्ट पे। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा इसमें, इधर mg साइन थीटा लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो इधर लगेगा mg कॉस थीटा। ये तो पता है ना कैसे लगा इधर mg कॉस थीटा, पता ही होगा ना यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो अब जो है ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसके इधर लग रहा है mg साइन थीटा, परपेंडिकुलर में लग रहा है mg कॉस थीटा, ठीक है। वेलोसिटी इधर है, तो इधर जो है फ्रिक्शन लग रहा है वो भी कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है अभी। तो इसमें भी नॉर्मल लगेगा mg कॉस थीटा, और फ्रिक्शन काइनेटिक का वैल्यू क्या होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की जगह यही डाल दूंगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक क्या हो जाएगा, म्यू के mg कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे बनाए, अब उधर वेलोसिटी ऐड कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल तो वही होगा mg कॉस थीटा, और फ्रिक्शन क्या होगा, वही म्यू के mg कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखते हैं, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा फोर्स का, ये वाला होगा क्या, हाँ, और वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा क्या, तो इधर क्या लगेगा, f कॉस थीटा, ऊपर क्या लगेगा, f साइन थीटा, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या, mg माइनस एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, कैसे 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 कैसे, नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन थीटा। वाह 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 वाह, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, क्यों, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है तो इधर ही मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर, कौन सा, काइनेटिक, क्योंकि मूव करेगा। तो फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक को अपन और क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू नॉर्मल की जगह ये mg माइनस एफ साइन थीटा। ये जो है ऐसे करना था अपने को ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है। होप कि ये सब समझ में आ गया होगा, इन सब का स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो अब बात करते हैं यार इन 4 एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये देखो इस टाइप का जो है अपने को कंडीशन दिया है, एक मास m है जिसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस पर जो है म्यू दिया हुआ है अपने को 0.4, और ये वाला मास है 10 किलो का। देन फाइंड आउट मास ऑफ ब्लॉक फॉर विच सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब इसका m जो मास है वो अपने को पता करना है, तब ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, ठीक है यार, पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है अपने पास इसके ऊपर फ्रिक्शन लगने वाला है इधर, ठीक है। ये फ्रिक्शन रेस्ट पे रहेगा, मतलब क्या, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, मतलब क्या, फ्रिक्शन 10G से ज़्यादा होगा तभी होगा क्या ये, हाँ, क्यों 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 क्यों, अगर फ्रिक्शन 10G से कम होगा तो ये तो इधर आ जाएगा ना, तो फ्रिक्शन 10G से ज़्यादा होगा, हाँ ये मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब जो है फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल विच इज ग्रेटर देन 10G, ठीक है। म्यू तो दिया है 0.4 और नॉर्मल कितना दिया है mg, ठीक है। 0.4 mg इज ग्रेटर देन 10G, तो g से g कट गया, तो मास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 बाय
0.4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 25। तो मास अगर 25 किलो रहेगा तो जो है ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, तो जो है ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, अब जो है ये वाला देखते हैं। फाइंड आउट मिनिमम मास दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन 4 kg फॉर विच सिस्टम मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सिस्टम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इस m मास को अपने को पता लगाना है। तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो नीचे लग रहा है 6g, हाँ ठीक है लग रहा है। तो मेरे को पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल रहेगा तभी होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन किससे, 6g से। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6g। अब म्यू कितना दिया है 0.5 और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल जो है 4 प्लस mg है। अच्छा, इज ग्रेटर देन 6g, तो g से g कट जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/0.5 हो जाएगा। तो m इज ग्रेटर देन, अब इसको खोलेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4। तो मास जो मिनिमम है वो 8 kg रहना चाहिए। ये लो, ठीक है, ये मास जो ऊपर रखा हुआ है ये अगर 8 किलो का होगा तब जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पाएंगे, एकदम से एक्सेलरेट नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको देखते हैं अब। ये क्या बोलता है, ये होता है फाइंड द फोर्स सो दैट ब्लॉक ऑन टेबल जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। ये जो ब्लॉक है 5 किलो का, वो कितने फोर्स इतना F लगाएंगे सो दैट ये जो है स्लाइड करना चालू हो जाए। ठीक है, तो इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, किससे, इस फोर्स से। क्यों, क्योंकि अपने को क्योंकि स्लाइड करवाना है इसको इस बार। ठीक है, तो वहाँ पे ओ पॉइंट पे देखो ध्यान से, इधर लग रहा है टेंशन, तो इधर क्या टेंशन cos 53 लगेगा क्या, हाँ क्योंकि 53 एंगल पे, और इधर टेंशन sin 53 लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान से देखना, टेंशन sin 53 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन होगा क्या, हाँ क्योंकि T sin 53 इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन इधर तरफ लग रहा है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और T cos 53 इज इक्वल्स टू F होगा क्या, हाँ F क्या है, ये वाला फोर्स है। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या मैं sin 53 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 5g, और म्यू कितना दिया है 0.2, तो 0.2 इंटू 5 इंटू जी, ये कितना था 10। तो T sin 53 इज इक्वल टू 10 हो गया क्या, हाँ क्यों, कैसे 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 0.2 को पॉइंट हटाएंगे तो 2/10, 10 से 10 करिए, 5 इंटू 2 10 हो गया। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा F/10 इज इक्वल टू cot 53, तो F इज इक्वल टू 10 cot 53, हाँ तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू cot 53। cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है 3/5 और sin 53 होता है 10 इंटू 3/5 बाय, एक सेकेंड, ये 4/5 होता है और ये होता है 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 40/3 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इतना फोर्स अगर है तो जो है वो बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइड करना चालू कर देगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये क्या बोलता है, फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक, इस छोटे से ब्लॉक, मतलब ये एक बड़ा ब्लॉक है। ठीक है, मतलब बड़ा सा कोई गाड़ी है, इसमें एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, अब ये इधर की तरफ दौड़ रहा है तो स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, हाँ स्यूडो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, उसके कारण जो है ये मास हिल नहीं पा रहा है। फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक सो दैट इट मे नॉट फॉल,
इसका जो मास है वही पता करना है सो दैट ये फॉल ना हो, ठीक है। तो ये फॉल नहीं होगा मतलब क्या है, नीचे mg लग रहा है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए। तो जब फ्रिक्शन फोर्स mg से ज़्यादा होगा तभी ये होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है m है, ये देखो ना नॉर्मल इधर जा रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन का जो स्यूडो फोर्स है वो इधर जा रहा है, तो एम ए लिख सकता हूँ इसको, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो m से m गया, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू g बाय ए। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एक सेकेंड, अपने क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक। हमने को तो मास निकालना है, यहाँ तो म्यू आ गया यार, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय ए। तो यहाँ एक्सेलरेशन को अगर इधर ला दूँ तो ये हो जाएगा जी बाय म्यू, ठीक है। और जो है अगर मैं इसका मैक्सिमम मास तो अब जो है मैं नॉर्मल एम जी, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स आ गया था, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हो जाता है म्यू एम ए। अब ए की जगह मैं जी बाय म्यू डाल दूंगा, तो जी बाय म्यू, म्यू से म्यू कट गया। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है जब mg के इक्वल होगा मतलब मास कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जब मास इतना होगा तब जाके ये जो ब्लॉक है वो टिका हुआ रहेगा। वाह, ये तो घूम फिर के वैसे ही आ गया, कुछ लग रहा है नहीं, लेकिन वो कुछ अलग सा आया है, ठीक है। तो जब मास इतना होगा तब जो है ये ब्लॉक इस पर टिका रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है। होप ये सब क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब देखते हैं यार इन 3 आखिरी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है, इफ अ ब्लॉक ए इज जस्ट टू स्लीप, ए जो है जस्ट स्लीप होने वाला है, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के मासेस का रेशियो पता करना है, ठीक है अपने को। तो सबसे पहले ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इधर लग रहा है टी कॉस 37, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर टेंशन लग रहा है और ये 37 डिग्री है, हाँ। तो ऊपर लग रहा है और टी साइन 37, ठीक है। इधर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और क्या क्या है, और फ्रिक्शन के साथ यहाँ म्यू की वैल्यू दे दी है 0.5। अब बी पे क्या लग रहा है, बी पे कुछ नहीं, ऊपर एक टेंशन नीचे mg, बस, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मासेस, मतलब एम ए बाय एम बी या एम बी बाय एम ए निकालना है अपने को, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई वो बनाऊँ इक्वेशन, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा टी साइन 37 इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इंटू जी, और टी कॉस 37 वो क्या मिलेगा मेरे को, म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन है। अब नॉर्मल कितना है यहाँ पे, नॉर्मल है mg माइनस टी साइन 37, हाँ। तो इस नॉर्मल को उठा के मैं यहाँ डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो टी कॉस 37 इज इक्वल टू म्यू नॉर्मल म्यू mg माइनस म्यू टी साइन 37, हाँ। अब इसको उठा के यहाँ ला लूँ क्या ये टेंशन वाले वो एक साथ, ठीक है। तो ये यहाँ उठा कर यहाँ ला देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन कॉमन, cos 37 प्लस म्यू साइन 37 इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मास ऑफ ए है ये वाला मास ma, ठीक है,
और टेंशन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेंशन है mBg, क्योंकि ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे मास ऑफ बी इंटू जी, तो यहाँ टेंशन की जगह mBg डाल सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल। तो cos 37 कितना हो जाता है? हो जाता है 4/5 प्लस म्यू टाइम्स 3/5 इज इक्वल्स टू म्यू एम ए इंटू जी। तो जी से जी गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम ए बाय एम बी करूँगा, ठीक है। ये एम है, ये एम बी है। अब म्यू को नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 प्लस यहाँ 3 म्यू बाय 5 है, तो म्यू को नीचे लाऊंगा तो म्यू से म्यू कट गया, 3/5 हो जाएगा ये। तो मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी जो है वो क्या हो जाएगा? 8/5 प्लस 3/5, 11/5, ये आ जाएगा मासेस का रेशियो, ठीक है। ये आ जाएगा क्या? मासेस का रेशियो है। देखो ऐसे किया। अब इसमें बोला डिटरमाइन नेट फोर्स, तो कुछ नहीं है यार, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, तो नेट फोर्स है इधर, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स लग रहा है इधर। ये लो इसको क्यों डाला है? इसकी टाइम पास करने के लिए डाल दिया था इसको। अब थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। लेंथ ऑफ ए चेन is L, coefficient of static friction is mu, calculate the maximum length of chain which can hang from the without sliding। मतलब क्या? एक टेबल पे ऐसे करके, ठीक है, एक चेन रखा हुआ है ऐसे, ये लटका हुआ है, समझ रहे हो? अब जो है इस चेन का ए से लेके बी पार्ट तक का पूरा लेंथ है एल, और ओ से बी पार्ट है वाई, तो ये एल माइनस वाई होगा क्या? बिल्कुल, ठीक है। पूरा चेन कितने का है? लेंथ एल का है, इतना पार्ट जो है वाई है, तो ये पार्ट कितना होगा? एल माइनस वाई। अपने को वाई निकालना है इसमें। अच्छा, वाई निकालना है इसमें, ठीक है। तो देखो इस चेन के ऊपर क्या लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, नीचे लगेगा एम, ये वाला पार्ट ओ ए जी, ठीक है। तो मास ऑफ ओ ए पहले निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ ओ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एम, टोटल मास एम, एल माइनस वाई अपॉन एल, ठीक है। ये जो है मास ऑफ ओ ए हो जाएगा, और मास ऑफ ओ बी क्या हो जाएगा? टोटल मास y बाय एल, ठीक है। ये मास ऑफ ओ बी हो जाएगा। ये जो है ये लटकने वाले का मास हो जाएगा, इतना जो लटक रहा है वो, और ये जो ओ ए है ये इसका मास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना? लेंथ ऑफ चेन, तो इधर जो है अपना फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब जो है फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है? एम ओ ए जी, तो म्यू एम ओ ए कितना है वो? तो एम जी एल माइनस वाई अपॉन एल, ठीक है। ये क्या है? फ्रिक्शन है। अब जो है क्या ये फ्रिक्शन इस वेट के इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वेट क्या है? एम ओ बी जी इज इक्वल टू फ्रिक्शन लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ, तो एम ओ बी क्या है वो? तो एम वाई बाय एल इंटू जी इज इक्वल्स टू म्यू एम जी एल माइनस वाई अपॉन एल। एम से एम गया, जी से जी गया, ठीक है। अब मेरे को वाई निकालना है, तो यहाँ भी वाई वाला, या ये एल से एल नीचे वाला चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस म्यू वाई इज इक्वल्स टू एल, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा l बाय 1 प्लस म्यू। ये हो जाएगा मेरे पास y का मतलब इतना अगर रहेगा y, ठीक है, तब वो ऐसे आसानी से हैंग कर सकता है स्लाइड किए बिना, ठीक है। होप ये एग्जांपल क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया हूँ मैं, यहाँ पे जो है वेट ऑफ ओ बी जो है, जो वेट ऑफ ओ बी है उसको फ्रिक्शन के इक्वल कर दिया हूँ बस,
ठीक है, जब इसके इक्वल होगा तो वो स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, होप ये सब क्लियर होगा और होप ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया, मतलब ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं हमारे अपने अगले लेक्चर में।